हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेंटिलेशन में गैस लॉस के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो गैस लॉस हैं उसमें हमारे में बेसिकली क्या क्या आते हैं। हमारा बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक। अब बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखें, क्या करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है इसमें। ठीक है, आपको याद रखना है कि टेम्परेचर जो होगा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा इस केस में। ठीक, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा टेम्परेचर में। तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा हमारा V, कैपिटल V वॉल्यूम होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/P के, है ना। P यहाँ पे प्रेशर है, तो आपको अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इनवर्सली मतलब 1/P, ठीक है, इसलिए अपन लिखते हैं। तो इसमें ये मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम मान लीजिए, आप सपोज करिए कि यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में कुछ भी गैस भरी हुई है, हमने गैस भर दी यहाँ पर, और इसको एक पिस्टन से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम अभी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, यहाँ पे अगर वॉल्यूम आप देखें तो कितना है, वॉल्यूम है V1, और प्रेशर इस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर होगा वो होगा P1। ठीक, अब जैसे ही इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, नीचे जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है अब ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा। पिस्टन मान लीजिए यहाँ कहीं पे हमने लाके रोक दिया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हमारा पिस्टन आ गया है, तो अब जो वॉल्यूम है वो घट गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या मान लेते हैं हम, चलिए V2 मान लेते हैं, और प्रेशर P2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम तो घट गया लेकिन प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि जो गैस थी वो और ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप अब मतलब इक्वेशन पे अगर हम जाए, तो हम अगर यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको अगर हम हटाते हैं तो कौन सा साइन लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा। जब इक्वल टू का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट आता है। अब ये हमें यहाँ पर नहीं पता कि वो कांस्टेंट क्या है। ठीक, उसके बाद नीचे तो P है, ठीक है, इस P को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ये डिवाइड में है, इस पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो गया V इंटू P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। आप याद रखिएगा कि V इंटू P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। अब अगर हम इस केस को पुट करते हैं कि हमारा जो मतलब हमने पहले जो हमारा वॉल्यूम था और प्रेशर था, और अब जो वॉल्यूम और प्रेशर है, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, V1 इंटू P1 दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू V2 इंटू P2 दोनों का प्रोडक्ट, है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये बोलता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है तो हर वक्त क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मत कंफ्यूज मत होइएगा, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होंगे लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक, उसमें क्या है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। आप ये टेम्परेचर जो होता है चार्ल्स लॉ में, ये टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर केल्विन में होता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा बॉयल्स लॉ में कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन चार्ल्स लॉ में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कंफ्यूज मत होइएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर
जो है तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसमें कोई किसी प्रकार का साइन नहीं लगेगा, इसलिए उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो फिर क्या होगा, एक कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, कांस्टेंट लग जाएगा इनटू टेम्परेचर ऊपर ही है इसमें तो इनटू टी हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, वी बाय टी। ठीक है, कांस्टेंट बराबर क्या आ जाएगा, वी बाय टी आ जाएगा। अब फिर से वही कंटेनर को इमेजिन करिए कि वो कंटेनर जो है तो ये रहा हमारा कंटेनर। ठीक है, ये हमारा पिस्टन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रेशराइज करेगा, यहाँ पे हमारी गैस भरी हुई है। ठीक है, इस केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा टेम्परेचर भी घटेगा। ठीक है, दोनों के ग्राफ आपको लास्ट में मैं बता दूंगा किस टाइप का होता है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ग्राफ। ठीक है, तो चलिए अब हम V1 T1 लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था वो V1 अपॉन T1 था, T1, एंड बाद में जो वॉल्यूम हुआ वो V2 अपॉन T2 हुआ। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2 प्लस 273। यहाँ पे हमने 273 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर था वो डिग्री सेंटीग्रेड में था, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर में ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो टेम्परेचर होता है उसमें 3 यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स टेम्परेचर की। कौन कौन सी एसआई यूनिट्स होती हैं उसकी, एक तो हमारा होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, सेंटीग्रेड, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है केल्विन, केल्विन जिसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो उस केस में हम प्लस 273 कर देते हैं। मान लीजिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा जितना भी होगा तो कितना आ जाएगा, 286 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप केल्विन में कम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लॉज का कॉम्बिनेशन बनाना है। इन दोनों लॉज का हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमने पढ़ा, लेकिन हमने वहां पे कांस्टेंट नहीं पता किया कि कांस्टेंट होता क्या है आखिर। ठीक है, कांस्टेंट को बोलते क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, एक तो बॉयल्स लॉ का एंड चार्ल्स लॉ। ठीक, चार्ल्स लॉ, अरे यार बहुत दूर पड़ जाता है, चार्ल्स लॉ एडजस्ट कर लीजिएगा यार, थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है ना। और तो चलिए देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 इंटू V1, ठीक, और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपॉन T1 इज इक्वल्स टू, बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। ठीक है, क्योंकि आप माइनिंग इंजीनियर है तो आपको उतना डीपली नहीं जाना है या फिर ये पूरी तरह से वर्क कैसे करता है, फिर भी मैंने समझाया। ठीक है, पिस्टन वगैरह की मदद से कि कैसे वो वर्क करता है। इज इक्वल्स टू क्या था, ये सब कुछ किसके बराबर थे, ये सब कुछ कांस्टेंट के बराबर थे। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हम इतनी देर से किसको मान रहे थे, इसको हम चलिए डिनोट कर देते हैं एक कैपिटल R नाम की चीज से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल R हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस चीज को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो गया। चलिए बस इसमें इतना ही था, और ये था हमारा क्या, कॉम्बिनेशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का। अब हमारा अगला जो टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी दो गैसेस अगर एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं
जब, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। चाहे वो गैस हो या फिर चाहे वो क्या हो, वाटर हो, कोई भी लिक्विड जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें ये कहा जा रहा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कि मान लीजिए कोई भी दो गैस है, ठीक है, अब वो जो गैस है उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन का, कि वो कितना तेजी से किसी गैस में मिक्स होता है, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, और जो मतलब कि डेंसिटी है गैस की, उस पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी जो है वो मान लेते हैं हम क्या, कैपिटल डी, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो समझ में आ गया। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दो, डेंसिटी जो होता है घनत्व कहलाता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे। और डेंसिटी का अगर आपको कहा जाए कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है, पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास मतलब कि उसका वजन कितना है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल भर रहा था उसका वेट कितना होता है, उसको बोलते हैं हम मास। और मास एक चीज याद रखिएगा, आप धरती पे रहें चाहे अंतरिक्ष में रहें, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा वेट चेंज होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मास में कभी भी चेंज नहीं आता। जैसे आप अगर अर्थ पे मेजर करते हैं कि आपका वेट आया 70 kg, ठीक है, तो वो अगर मून पे जाके मेजर करेंगे तो वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मास रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, 3D होता है बेसिकली, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका मीटर क्यूब हो जाता है। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, तो अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे वापस से आते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है नंबर ऑफ गैसेस का, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अलग अलग गैसेस का, या फिर मान लीजिए कितने भी मतलब 2 या 3 गैसेस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, ठीक है, उनके डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जस्ट सपोज 2 गैसेस हैं। एक गैस क्या हो गई, गैस ए हो गए, मान लीजिए एक गैस है ए, दूसरी गैस है हमारी बी। इस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हो गया आर ए, और दूसरी गैस का आर बी, है ना। और इनका जो डेंसिटी हो गया तो वो क्या हो गया, डी ए एंड डी बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। तो अगर हम इन दो गैसेस को आपस में मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी ए अपॉन डी बी, ठीक है। सॉरी गलत हो गई क्या, सॉरी, डी बी अपॉन डी ए होगा, डी बी अपॉन डी ए। ये अलग अलग गैसेस का क्या हो गया, हमारा डेंसिटी हो गया। और इस रेट से ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स होंगी। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, ठीक है, दोनों के बीच का रेशियो निकाला, इसलिए हमारे पास क्या आ गया कि इस रेट से दोनों अलग अलग डेंसिटीज की जो गैसेस होंगी वो मिक्स होंगी। यहां से हमको पता चल सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक और चीज आती है यहाँ पे, क्या उसको बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अब हम डी तो मान लेते हैं, लेकिन ये डी होगा क्या, कुछ तो रखना पड़ेगा डी, ठीक है। तो डी हम क्या मान के चलते हैं, एयर की डेंसिटी को, ठीक है, कैपिटल डी, जो कि हमारी क्या होती है, एयर की डेंसिटी होती है। और एयर की डेंसिटी पता करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.4645। ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम्स में आता है, गेट के एग्जाम्स में बेसिकली आता है, आपको
गैस टेस्टिंग के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, पूछ भी सकता है, मूडी आदमी रहते हैं, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। डिवाइडेड बाय 273 प्लस जो भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, आपके गैस का, एयर का उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम T मान लेते हैं, और जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर को हम बैरोमीटर की मदद से मेजर करते हैं, ये आपने माइंस वगैरह में देखा होगा। तो जो हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर होगा वो कैपिटल B होगा, ठीक है। प्रेशर को अब जस्ट सपोज कि हमारी जो एयर की डेंसिटी है वो कितनी है, डेंसिटी निकाल ली, अब हमें अपने एयर की डेंसिटी निकालनी है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो प्रेशर है वो कितना है, 760 mm, 760 mm Hg, ठीक है। ये हमारा इतना प्रेशर है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, इतना प्रेशर है। तो इस केस में जो एयर की डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ये सेंटीग्रेड में है, इस केस में जो हमारा डेंसिटी होगा एयर का, जो एयर की डेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.218 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी के यूनिट क्या होती है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमारा गैस लॉस में इतना ही था, ठीक है। जो माइनिंग वाले हैं उनके लिए इतना ही रहता है गैस लॉस, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो हम लोग इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो हम इसके बारे में भी वीडियोस अपलोड कर देंगे। और ये गैस टेस्टिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो डिग्री वाले रहते हैं उनसे सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछी जाती है। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो डीजे देशमुख में भी इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू, ठीक है।